तो राहुल बहुत मेहनती, ईमानदार और सतत लगे रहने वाला। मैंने बोला ना कि आप टॉपर नहीं हो, कोई बात नहीं है, मगर आप रेगुलर हो तो भी टॉप कर सकते हो। फिर से मैं बता रहा हूं, आप अगर लग रहा कि मैं आउटस्टैंडिंग नहीं हूं, गरीब परिवार से हूं, गांव से आया हूं, टाटपट्टी में बैठ के मैंने अपनी पढ़ाई की, कोई बात नहीं। आपने वो एमपीपीएससी बोला है, आप ग्रेजुएट हैं, आ जाओ। गरीब है कोई मतलब नहीं, किसान है कोई मतलब नहीं, या बहुत हाई लेवल फैमिली से कोई मतलब नहीं, आप हमारे लिए ईमानदार हो, रेगुलर हो, आ जाइए। तो उसी जी सर। इतने बड़े घर में रह रहा था राहुल, और ये सबके जीवन में आप उन परिस्थितियों से लड़ना कैसे। सपना अपन ने देख लिया, आपको तो कम से कम सक्षम परिवार से, और जो गरीब है कोई बात नहीं, हम आपका सपोर्ट करेंगे, पर हमें आपकी मेहनत दिखे तो सही, यार इसका सपोर्ट करना पड़ेगा। बस मैं और आपको झील हमको दिखनी चाहिए कि नहीं, हम करके रहेंगे। और सबसे पुराना बच्चा ना सर अपना। 4 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, आप पढ़ो, हमारी तरफ से कोई कमी होगी तो आप हमें बताओ, हम कोई कमी नहीं रखेंगे। और 2023 का भी राहुल का इंटरव्यू हो चुका है, 25 का मेंस है, तो देखो ऐसा नहीं है कि कोई तुक्के से सफलता मिलती है। 23 का भी इंटरव्यू दे चुके हैं, रिजल्ट आएगा, ठीक है, 24 का आ चुका है, सिलेक्ट हो चुके हैं, 25 का फिर मेंस है, वो देना है। और अब थोड़ी बहुत कमी पेशी होगी तो कर देंगे, और अगले बार डीसीडीएसपी बन के फिर एक बार आगे पहचान लोगे, ठीक है। ठीक। तो और राहुल कह रहे कि सर मैं बोल पाऊंगा कि नहीं बोल पाऊंगा, देखो आपके मन में भी सब ऐसे ही रहेंगे कि आज सिलेक्शन हो गया, अब इसके बाद कभी बोलने का अभ्यास नहीं है, कोई बात नहीं, आप जैसे ही कोई ना कोई इसमें से निकलेगा, बोलते आता हो नहीं आता हो कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे सब चीजें सीख जाएंगे। अब ये नया जर्नी है शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो एक बार तालियां बजाइए। इनके सिनॉप्सिस और कॉपी आपको हम बहुत जल्दी है। एक्सपीरियंस ताकि ठीक। आपको लगे कि देखो, और 11th नंबर पे थ्योरी टॉपर है, थ्योरी में सबसे ज्यादा नंबर आए, इंटरव्यू में कुछ कमी रह गई है, उसको इस बार 2025 में जो मेंस लिख के आएंगे फोड़ देंगे। और राहुल को माइक देने के पहले एक बात मैं शेयर करता हूं कि दो दो फेज आता है लाइफ में। रात आती है, एक दिन जब परिणाम आता, आप अनुत्तीर्ण होते हैं, तब भी नींद नहीं आती है, और जिस दिन परिणाम आता उस दिन भी नींद नहीं आती है। जिस दिन राहुल 22 का अनफॉर्चुनेटली नाम नहीं था, उस दिन भी मैंने मैसेज किया, राहुल नींद आ रही है? नहीं भैया नहीं आ रही है। कल मैंने बात की, मैंने कहा राहुल नींद आ रही है? तो राहुल का मैसेज 1:30 आता, भैया अब भी नींद नहीं आ रही, और पूरी रात नींद नहीं आई दोस्त। तो रात है, हर किसी की रात में एक दिन सुबह होगी, और आज सुबह राहुल की है, तो ये दिन आपका है। यही है ना। तो स्टेप में डाल लो उसको, ये हम तुमको अभी से ट्रेन कर देंगे, ठीक है। ठीक ठीक, ये रख दीजिए। अच्छा, बीच में मैं सर, मुझे अकेला रहूंगा शायद अच्छे से बातचीत कर पाऊंगा। हाँ हाँ, वहाँ खड़ा हो जाओ, दिखेगा दोनों तरफ से। अच्छे लग रहे हैं सबके चेहरे, सर लग रहा है कि सच में सुनने बैठे हैं। सच में अभी मैं आया तो सर से मैंने यही पूछ रहा था कि सर बोल पाऊंगा ना बोल पाऊंगा, क्योंकि पहली बार इतने लोगों के सामने बोल रहा हूँ। अभी तक वही आदत है कि 4 लोगों के सामने बैठा है जो ऐसे गोले बना के बैठते हैं। पूरी क्लास भरी हुई है, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है। आप ऐसा सुन, मतलब ऐसा मानकर मत चलिएगा कोई अधिकारी बोल रहा है, आपके बीच में से कल तक मैं भी उसी लाइन में था। एक रिजल्ट आता है, पीडीएफ आता है, मैं इधर हूँ, आपके साथ भी सेम ऐसा ही होगा, कुछ अलग नहीं होता है, ऐसा ही होता है। तो बताइए कैसे बात स्टार्ट करें, क्या सुनना है, जर्नी सुनना है, स्ट्रेटजी सुनना है, क्या सुनना है आप लोगों को? बिना जर्नी की स्ट्रेटजी? ठीक है, पहले मैं जर्नी पे बात कर लेता हूँ, देन स्ट्रेटजी पे भी आएंगे। अब अपनी क्लास है, कोई टीचर नहीं है,
जो भी मैं बोलूँगा आप एक्सेप्ट कर लेना बस उसको। प्रॉपर उज्जैन, मतलब उज्जैन जिले के बड़नगर तहसील के छोटे से गांव का हूँ मैं। और मुझे लगता है अपने गांव का पहला ऐसा लड़का हूँ जो मतलब अभी अधिकारी बना हूँ। अभी तक किसी ने सोचा नहीं था, मैंने सोचा था, थोड़ी असफलताएं लगी, बाधाएं आई बीच में, बट हाँ पहुँच गए जैसे जैसे। कल रिजल्ट आया, अच्छा लगा कि हो गया। मतलब मेंस ठीक था, कुछ इंटरव्यू में भूल चूक हो गई, सुधार लेंगे। 23 दिया है, 25 सामने, इसमें नहीं हुआ तो 26 देंगे, पर रुकेंगे नहीं। मतलब ये सोच के आया था कि रुकना नहीं है, यहाँ से कुछ लेके जाना है। 2019 में मेरा हुआ ग्रेजुएशन। विक्रम विश्वविद्यालय नाम सुना ही होगा आपने, अभी सम्राट विक्रम विश्वविद्यालय हो गया है। तो मैंने किया बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस से, वहाँ से किया 19 में। फिर 19 का नोटिफिकेशन उस साल लेट आया था, मुझे अच्छे से याद है, नवंबर 14 नवंबर को आया था। अगर आप में से कुछ पहले से अगर किसी को पता हो तो 2018 तक ये नियम था कि जिसकी एज 20 साल है वो भी डीएसपी और वर्दीधारी पोस्ट के लिए एलिजिबल था। यही सोच के मैंने 19 में तैयारी कर चालू कर दी थी। यार मैं जैसे आएगा फॉर्म भर दूंगा और अपना प्रीलिम्स दूंगा। हुआ है कि उसी साल नियम चेंज हो गए, मेरा फॉर्म भरा नहीं। फिर ऐसा हो गया कि आपको जितनी भी पोस्ट है वर्दीधारी या अदर पोस्ट, सबके लिए 21 साल एज कंपलसरी चाहिए और ग्रेजुएशन कंपलसरी कर दिया गया। तो 2020 मेरा पहला अटेम्प्ट। 2000 उसी समय कोरोना आ गया 2021 में, सॉरी 2020 में। तो उसका प्रीलिम्स हुआ 25 जुलाई 2021 को, पहला प्रीलिम्स हुआ। और ऐसा बोला जाता है कि पिछले 3-4 प्रीलिम्स की अपेक्षा देखें तो 20 का ठीक ठाक टफ भी था, और सबसे ज़्यादा उसमें बच्चे बैठे थे, लगभग 3.5 लाख। उसका कारण ये था कि कोरोना में बहुत सारे बच्चे घर पे कॉपी लिखी, पास हो गए, डिग्री आ गई, फॉर्म भर दिया, और 2 साल का लगभग गैप था, तो बहुत सारे बच्चे उसमें आ गए। पहला लिखा तो 72 मार्क्स थे, मुझे अच्छे से याद है, क्योंकि पहला प्रीलिम्स पहला ही होता है। आप भी जब देंगे तो आपको लगेगा कि नहीं यार, अच्छा रहा कि चलो प्रीलिम्स हो जाएगा। ये था कि इतना टफ था फिर भी प्रीलिम्स हो जाएगा। फिर वहाँ से उठ के इंदौर आ गए। अगस्त 2021 की बात होगी, जुलाई में प्रीलिम्स हुआ, वहीं से दिया मैंने। उज्जैन से लगभग 1 महीने रहा, जैसे ही कोरोना ख़त्म हुआ वहाँ से दिया, प्रीलिम्स हुआ, यहाँ आ गया मैं। फिर यहाँ ये कि अब क्या करें, टेस्ट सीरीज करना है। कोई ऐसी कोचिंग थी नहीं, मतलब ऐसे कोचिंग मैंने की हुई नहीं थी, पढ़ना खुद से था। तो फिर मैंने सोचा कि नोट्स मैं अपने लेवल पे बनाऊंगा, पर साथ में लिखने की प्रैक्टिस, जो मुझे यहाँ आके समझ आया। और मतलब आप लोग भी जब छोटे छोटे गाँव से निकल के आए होंगे तो आपको भी ये लगा होगा कि यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको भटकाते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको सच्चा रास्ता दिखा देते हैं कि आपको इस डायरेक्शन में चलना है, ये करना है। और आपको जब वो अच्छी चीज़ें बताते हैं तो आपको धीरे धीरे बिलीव होने लग जाता है कि नहीं यार, ये जो सामने वाला बता रहा है, आँख बंद करके मैं भरोसा कर सकता हूँ। 2021 का ही वो मतलब समय था, शायद दीपावली के आसपास। मैं किसी एक अन्य कोचिंग पे टेस्ट सीरीज लिखता था, क्योंकि दूसरी कोचिंग है, मैं खुद एक कोचिंग पे बोल रहा, तो नाम लेना उचित नहीं होगा। वहीं कुछ लोगों से मैं मिला, उसमें आपके जो सर है कृष्णा सर, जो भी बोल रहे थे, मैं तो भैया बोलता हूँ उनके, और मेरे लिए सच में भैया है वो। तो ये लोग मिले, तो इन लोगों का ग्रुप, मतलब मैंने ज्वाइन नहीं किया, इन लोगों ने जैसे जैसे मुझे पकड़ के कि भाई ठीक है तू सही अच्छा लिख रहा है, आ जा, हेल्प हो जाएगी तेरी। फिर इन लोगों के डायरेक्शन में मैं पढ़ाई करनी चालू कर दी कि मेंस करना है। हुआ ये कि मेरा तो मेंस था ही और पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं था। तो अब कुछ लोग बोलते हैं कि परीक्षा आगे बढ़ गई तो ख़राब हो गया, मेरे लिए ठीक रहा। 8 महीने में मेंस हुआ, रिजल्ट आता है प्रीलिम्स का 5 महीने बाद, लगभग फरवरी मार्च के समथिंग। और उसके बाद मेंस लिखा, मेंस का रिजल्ट आता है पहली बार शायद। अब आप लोग 87-13 को केस से तो पता है ना कि 87-13 क्या होता है। उसी समय पहली बार 87-13 जैसा केस आया कि 2 लिस्ट बनेगी। प्रीलिम्स का रिजल्ट 2020 का आ चुका था, मेंस का रिजल्ट आया। पहली बार ऐसा हुआ कि मेंस के अभी जो लगती है 87-13 की लिस्ट, वो जो बनती है वो बनती है प्रीलिम्स के बेसिस पे, कि आपके 75 नंबर रहे तो आप नीचे वाली लिस्ट में, 76 रहे तो ऊपर वाली में। पहली बार ऐसा हुआ कि 2020 की जो लिस्ट बनी वो बनी मेंस के उस पर, तो मैं आ गया नीचे वाली लिस्ट में। ठीक है, भैया और लोगों से बातचीत की, उन्होंने कहा कि शायद थोड़ा मेंस में कम रहा होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि ज़्यादा होता तो ऊपर आ जाता। उसका भी इंटरव्यू दिया, उसका भी इंटरव्यू लंबे समय बाद हुआ, क्योंकि वही 87-13 वाला मामला चल रहा था। उसका इंटरव्यू नहीं दिया था, उसके पहले 21 का प्री दे चुका था, वो हो गया था।
और शायद 22 का प्री भी इन लोगों ने ले लिया था। मुझे बहुत अच्छे से पता है, जिस दिन मैं 20 का प्रीलिम्स दे के आया, 18 तारीख थी, और फिर 21 तारीख को हुआ था 22 का प्रीलिम्स। मतलब 2 दिन पहले मैंने एक इंटरव्यू दिया है, 2 दिन बाद मैं एक प्रीलिम्स दे रहा हूँ, वो भी क्वालिफाई हो गया था। ये मैं शायद, मेरे को जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, 22 का प्री रहा होगा। तो मतलब 20 की प्रोसेस कंप्लीट नहीं थी, उसके पहले 21 और 22 के प्रीलिम्स हो चुके थे। तो मतलब सब लोग बोलते हैं कि आयोग ने अनियमितता की चीज़ें आगे पीछे हुई, पर उस चीज़ से मुझे ऐसा लगा कि मुझे कहीं ना कहीं फ़ायदा हुआ। प्रीलिम्स रिपीटेडली मैं पढ़ पाया। सेम चीज़ मेंस के साथ हुई। और देखो, कई बार ऐसा होगा कि जो अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है, तो अगर बहुत कम टाइम भी आपको मिलता है, तो आप बहुत अच्छे से उसको कर पाएंगे। मैं बताता हूँ आपको, 2022 और 2023, इन दोनों के मेंस के बीच का आप ड्यूरेशन देखिए तो मुश्किल से 45 से 50 दिन आपको मिलेंगे। जनवरी में हुआ है 2022 का मेंस, और 11 से 16 मार्च को हुआ था 2023 का मेंस। पर फायदा यह था कि चूंकि पहले पढ़ा हुआ था, और जो पहले जो मुझे 8 महीने का टाइम मिला था, उसके बाद जो टाइम मिला था, तो उस समय मैंने ये किया था कि अपने हैंड रिटन नोट्स तैयार कर लिए थे। ये पक्का था कि सिलेबस चेंज होना नहीं है, कम से कम 2-3 साल तो नहीं होना है। एक बार नोट्स बनाए, 20 में काम आए, 21 में काम आए, 22 में काम आए, 23 में काम आए। और फायदा कहाँ हुआ, जब 1.5 महीने में एग्जाम लिखने को मिली, वहाँ भी वही नोट्स काम आए। जहाँ 6 महीने में मिली लिखने को, वहाँ भी वही नोट्स काम आए। और जहाँ 8 महीने में लिखना पड़ा, वहाँ भी वही नोट्स काम आए। बदला नहीं उनको। अपडेट क्या किया, इकोनॉमी में अपडेट होता है। जीडीपी के आंकड़े आप देखोगे, बजट के आंकड़े ऊपर नीचे होते रहते हैं, इंडिया के, एमपी के, दोनों के। उसके बाद बहुत कम चीज़ें जो हमको चेंज करनी पड़ती है। केवल कुछ नया चेंज नहीं करना पड़ता, नया जोड़ना पड़ता है। अगर हमारे इसमें भूकंप है, तो हमको ये देखना है कि भूकंप की परिभाषा फिक्स है, इंडिया को जिन जिन भूकंप जोन में बांटा गया वो भी फिक्स है। बस हमको नए ये देखना है कि इस साल और कहाँ कहाँ आए और किस कारण आए। एक फिक्स कारण भी फिक्स है कि ये 5-6 पॉइंट है कि इस कारण भूकंप आते हैं। पर इस साल कहाँ आए, ये केवल मेरे को अपडेट करना है। सुनामी इस साल कहाँ आई, मेरी वो फिक्स थी डेफिनेशन। चारों प्रीलिम्स में, चारों मेंस में वही पढ़ के गया कि सुनामी की डेफिनेशन ये होती है, यहाँ सबसे ज़्यादा आती है, अभी तक यहाँ सबसे ज़्यादा आई है, पर अगर कोई करंटली आई है तो उसको ऐड कर लूँगा मैं, चक्रवात को ऐड कर लूँगा। ऐसे करके चीज़ें ऐड की। हिस्ट्री में आपको एक बार अगर आपने नोट्स बना लिए, तो सेकेंड टाइम आपको बनाने का कोई स्कोप नहीं है। हाँ, अगर पीएससी ने कुछ बहुत ऊटपटांग पूछा है या बहुत कुछ नया पूछा है, तो आप उसको ऐड कर लेते हैं कि हाँ यार, ये चीज़ें नई ऐड हुई है, तो ये हम पढ़ लेते हैं। मतलब कुछ 2-4 क्वेश्चन आपको हर बार नए मिलेंगे, प्रीलिम्स में मिलेंगे, मेंस में भी मिलेंगे, वो आप ऐड कर लीजिए कि पीएससी ऐसा भी पूछ रहा है। पर हिस्ट्री का ऐसा है, एक बार बना लिए नोट्स, खत्म। सेम होता है ज्योग्राफी के साथ। उसके साथ आपको ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा कुछ नया बनाना है, कुछ नहीं बनाना। हाँ, जैसे कि अब जो अगर देखें तो इकोनॉमी थर्ड पेपर में पहुंच गया, थर्ड पेपर पार्ट है, तो उसको ही आपको बहुत ज़्यादा थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। वरना मुझे नहीं लगता है कि एक बार अगर आपके नए सिलेबस के भी नोट्स बन गए, तो आपको बहुत ज़्यादा कोई चेंज करने की ज़रूरत है नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये था, ये क्लियर था कि कहाँ चेंज करना है। और मुझे हेल्प किन लोगों की मिल रही थी, जो मुझसे सीनियर है, जो लिख चुके थे, जो 18 लिखे, जो 19 लिखे, उनको ये आइडिया है कि पीएससी का ट्रेंड क्या है, हमें क्या चीज़ अपडेट करनी है, क्या छोड़नी है। और पीएससी में अब कुछ लोग बोलते हैं कि सफल लोगों को सुन लो। ये कल की बात है कि मैं ये सफल वाली लाइन में आ गया, उसके पहले मेरे आगे भी लगा हुआ था, मैं असफल था, इस एग्जाम में नहीं आ पा रहा था। तो जो फेल हुआ है ना, वो व्यक्ति आपको बहुत अच्छे से बताएगा आपको क्या नहीं करना है। जो पहले अटेम्प्ट में पास हुआ, उसको ये पता है कि हाँ, केवल इतना इतना पढ़ना है। पर पीएससी जो खेल है ना, ये पढ़ने से ज़्यादा छोड़ने का खेल है, कि आपको क्या छोड़ना है। आप सीधी सी कोई बुक पढ़ेंगे, आपको कोई भी बता देगा कि जाओ जाके ये बुक पढ़ लो। क्या पॉसिबल है कि आप पूरी बुक पढ़ पाएंगे? नहीं पॉसिबल है। पढ़ भी ली तो क्या याद रख पाएंगे? याद रख लेते, क्या पूरी बुक्स के नोट्स बना पाएंगे आप? नहीं पॉसिबल है। और केवल एक बुक्स के नोट्स बनाने बैठ गए, लिमिटेड टाइम में, दूसरे सब्जेक्ट भी थे, उनकी अपनी बुक्स हैं, उनके अपने नोट्स हैं, उनको अपडेट करना है, तो नहीं हो पाता। तो मेरा तो सिंपल सा फंडा ये था कि एक बार नोट्स बना लिए, एक बार जी जान पूरी लगा ली कि हमको बहुत अच्छे से बनाना है, बना लिए। तो आप भी, मतलब मेरी राय तो यही है कि एक बार कर लीजिए, हार्ड वर्क एक ही बार है मेंस का, मेंस के नोट्स का, बहुत ज़्यादा नहीं है। दूसरी बार तो उसको केवल रटना है, पढ़ के जाना है, थोड़ी सी चीज़ें अपडेट करनी है, देन आगे बढ़ना है। तो ये इकोनॉमिक्स तक की भी बात हो गई। एथिक्स में आपको कुछ नहीं जोड़ना है, नया सिलेबस आया वो पढ़ लो, कुछ भी अपडेट नहीं हुआ। मेरे को लगता है केवल एक दो, अगर आप ये सूचकांक छोड़ दे कि भ्रष्टाचार सूचकांक हो रही है, जो कुछ कुछ नए आंकड़े आते हैं, इनको छोड़ दे आप, तो उसमें बहुत ज़्यादा कुछ अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये किसी नए सीवीसी कौन है, नए सीबीआई डायरेक्टर कौन है, तो ये चीज़ें आपको, लोकपाल कौन, लोकायुक्त कौन, ये चीज़ें आप अच्छे से देख लीजिए। उसमें केवल यही अपडेट करना है आपको। ये
इथिक्स में कुछ भी अपडेट नहीं करना है, लिमिटेड चीज़ें वो आप अपडेट कर लीजिए। हिंदी में कोई सी भी एक पुस्तक उठा लीजिए, पढ़ डालिए उसको, जिसमें केवल वो लिखा हो जो पीएससी ने अपने सिलेबस में लिखा हो। कोचिंग वाले क्या पढ़ा रहे हैं, नोट्स वाले क्या एक्स्ट्रा दे रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। पीएससी का एक फिक्स सिलेबस है, उसने दिया है कि भाई मैं 4-5 साल इस एग्ज़ाम को लूँगा। वो आता है 6 दिन अपना मेंस लेता है, 1 दिन अपना प्रीलिम्स लेता है, उसके बीच आप कोचिंग वालों के भ्रम में फंसो या फिर आपको मतलब आप डायरेक्शन से भटको कि हमको ये भी पढ़ ले, हमारे सीनियर्स ने ये किताब पढ़ी थी तो ये भी पढ़ ले। अच्छा, एक सीनियर से बातचीत करी, अब दूसरे सीनियर्स ने ये बोला कि यार ये भी किताब पढ़ लो, तो वो भी किताब पढ़ ली, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कुल मिला के सारी है कि आपके पास रिलायबल सीनियर्स होने भी बहुत ज़रूरी है, जिन पर आप ट्रस्ट कर सके कि हाँ यार ये हमें सही राह बता रहे हैं। वो आपके सीनियर्स हो सकते हैं, आपके कोचिंग वाले मेंटर्स हो सकते हैं, आपके अच्छे टीचर्स हो सकते हैं। हिंदी में बहुत कुछ नहीं करना। रहा निबंध का, लगभग पीएससी का जो मैं ट्रेंड समझ पाया हूँ, आप अगर 10-12 टाइप के निबंध लिख पाते हैं 1000 वर्ड और 500 वर्ड दोनों में, तो ये मान के चलो कि आपका लगभग लगभग काम हो जाएगा। लगभग पर्यावरण से एक क्वेश्चन आना है, एक राष्ट्रवाद से आना है, एक संस्कृति से आना ही है। उसके बाद 21-22 में ये ट्रेंड देखने को मिला कि उन्होंने भाषा से पूछा, एक बार तुलसी का काव्य पूछ लिया, भाषा राष्ट्र निर्माण में कैसे सहायक है ये पूछ लिया। तो कुल मिला के अगर आप 15 टॉपिक कर लेंगे तो आपका निबंध का ऐसा है कि आप कुछ ना कुछ तो लिख ही देंगे, बशर्ते आपने प्रैक्टिस की हो कि हम लिखेंगे कैसे। यही चीज़ मैंने सेम अपने पे अप्लाई करी कि मेरे को कुल मिलाकर लिखना है। और अगर आप में से कोई अगर ये सोच रहा है कि नहीं लिखना ज़रूरी है क्या, तो इतना ही ज़रूरी जितना आर्मी में रनिंग के लिए रनिंग ज़रूरी है, इतना ही मेंस के लिए आपको लिखना ज़रूरी है। बिना उसके आप नहीं कर पाएंगे। हर सेकंड आपका कीमती होता है। अगर आपने किसी क्वेश्चन में 1 मिनट एक्स्ट्रा दिया, मतलब आप दूसरों से 1 मिनट पीछे हट चुके हैं, और 1 मिनट लगभग आप 1-2 नंबर की रेस अपने आप पीछे हो चुके हैं। ये लगभग फिक्स होता है। तो जो मेरी स्ट्रेटजी थी कि एक बार नोट्स बनाना है, और नोट्स उससे बनाना है कि बहुत ज़्यादा किताबों के पीछे नहीं भागना है। सिंपल सा रखो, 100% किसी किताब में से नहीं आता, 80% हर किताब में से आता है। 90% वो बना लेगा जिसने 80 और 100 का बीच का, अगर आपको ये पता है 80 जिसने बहुत अच्छे से पढ़ा है, पुराने पेपर देखे हैं, तो 80 से ऊपर उठ के वो 90 तक आ जाएगा, और इतना ही बनता है। मैंने भी 5 मेंस लिखे हैं, मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूँ कि इतना ही बनता है। सारे क्वेश्चन आपसे कभी बनेंगे नहीं। कोई से भी नोट्स आप निकाले, आपकी किसी भी कोचिंग के हों, कोई सी भी एक बुक्स ले लीजिए, पर ऐसा नहीं कि यार इसमें लास्ट टाइम क्या हुआ था कि यार मध्यकालीन भारत में एक क्वेश्चन पीएससी ने जो पूछा था वो एक बड़ी बुक से आया था, वो आर एस शर्मा से आया था, तो एक काम करते हैं अब एक क्वेश्चन के लिए वो पूरी बुक पढ़ लेते हैं। अरे उस पूरे जो यूनिट है उसमें से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 3 आपके 2 मार्कर आ रहे हैं, 2 7 मार्कर आ रहे हैं, एक 10 मार्कर, सॉरी 11 मार्कर आ रहा है। इतना ही आ रहा है। 10 हो गया अब? ओके, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ क्योंकि मैंने 10-11 दोनों लिखे हैं। तो आप ऐसा नहीं कि मैं अब एक अपने क्वेश्चन के लिए मैं अपनी बुक चेंज नहीं करूँगा। मुझे ये देखना है कि एक क्वेश्चन ठीक है उस बुक से आया, लेकिन 5 तो इस बुक से आए हैं ना, इसलिए मैं अपनी पूरी बुक चेंज नहीं करूँगा। इसके लिए आपको ये भी करना पड़ेगा कि जिस भी कोचिंग में आप कर रहे हैं, जो भी नोट्स आप खरीद रहे हैं, जो भी नोट्स आप बना रहे हैं, आपको उन पर विश्वास करना पड़ेगा कि मैंने बनाए हैं, आएंगे। पुराने क्वेश्चन देखेंगे तो मैं फिर वही सिंपल सा मेरा फॉर्मूला था 5 मेंस में, 80% हर किसी नोट से आएगा, 100% किसी से नहीं आएगा। 80% अच्छा पढ़ूंगा तो 90% बना लूंगा, 10% किसी से नहीं बनेगा। वो जोड़ तोड़ करके बनाना पड़ता है, जैसे जैसे कि यहाँ का वहाँ जोड़ा, यहाँ का वहाँ जोड़ा, और ऐसे कैसे करके लिखना पड़ता है। तो ये तो हो गया आपके 6 पेपर्स का। मैं मेंस पे फेल आ गया, उसे कायदे से प्रीलिम्स से आना चाहिए, पर ठीक है मेंस का, क्योंकि पूरा जो मेरा रहा है अभी, जो अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेंस की बदौलत ही खड़ा हूँ। शायद इतने मार्क्स ना होते तो कल फिर मैं भैया को फ़ोन लगा रहा होता रात को, भैया नहीं हुआ फिर से। मेंस को आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। देखिए इंटरव्यू आपके हाथ में नहीं है कि वहाँ क्या होना है, पर मेंस आपके हाथ में कि आप क्या लिख के आते हैं, आप कैसे नोट्स बनाते हैं, और उसमें टाइम भी आपको मिलता है। पीएससी में जिस हिसाब से चल रहा है आपको ठीक ठाक टाइम भी मिल जाता है। 3 महीने का बोलते हैं, आपको 4 महीने मिल जाएंगे, 5 महीने, मतलब ये मान के चले 4 महीने तो मिल ही जाएंगे। प्रीलिम्स हुआ, उसके 1 महीने बाद लगभग रिजल्ट आता है, और उसके बाद लगभग 2.5 से 3 महीने आपको मिलते हैं। तो उसके पहले यही है कि आप नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर ले। एक किसी किताब से पढ़ना और एक ही बार नोट्स बनाना है, उनको थोड़ा सा अपडेट करना है। ऐसा नहीं कि 5 में से 6 क्वेश्चन में से नहीं 2 क्वेश्चन बाहर से आ गए तो मैं 4 को रद्दी में फेंक दूँ, 2 के लिए फिर से नया बनाऊंगा। ऐसा नहीं करना है। अपने नोट्स पे बिलीव कर लेना कि नहीं इसी से आएगा। और ये बिलीव कहाँ से आएगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। जो कोचिंग वाले जो बनाते हैं कि टेस्ट सीरीज, वहाँ से आपको लगभग लगभग पता चलेगा कि हाँ हाँ इस सेक्टर से आ सकता है। पर जो अगर आप
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो एक फिक्स लगभग आपको पैटर्न मिलेगा कि मध्यकालीन भारत से इतने आ रहे हैं। अब आप देखेंगे तो मुगल वगैरह से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अब नहीं आ रहे, अब मराठा की ओर शिफ्ट हो रहे हैं, अब विजयनगर साम्राज्य की ओर जो हमारी जो अब देखेंगे जो अभी जो चल रहा है सारा परिदृश्य कि अब आपको बहुत ज़्यादा ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। पर अब जो अगर ये क्लियर हो गया कि सरकार भी ये पढ़ाना चाह रही तो आप वही पढ़िए ना। मैं क्यों हर चीज़ जो हुमायूं को बहुत डीपली जाके पढ़ूँ, उसकी जगह बेहतर है कि मैं मराठा को अच्छे से पढ़ूँ, विजयनगर साम्राज्य अच्छे से पढ़ूँ। तो आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या पढ़ना और किस डायरेक्शन में जाना है। क्योंकि अगर एक बड़ी किताब आएगी उसमें हर चीज़ को वो तो पैरेलल देते हैं कि इतना ही उन्होंने मुगल दिया, इतना ही मराठा दिया है, इतना ही उन्होंने दिल्ली सल्तनत दे रखा है। आप तय कर लीजिए कि आपको क्या पढ़ना है। और वो तय कैसे करेंगे, हम इतने विशेषज्ञ नहीं, हमने कोई पीएचडी किया हुआ नहीं है। वो तय करवाएगा हमारा आयोग का पुराना पेपर, हमारी कोचिंग में बने हुए पेपर, या आपको बहुत सारे पीडीएफ अब तो फ्री में इतने मतलब जब से ये है कि इतने कोचिंग के आपको पेपर तो सारे मिल जाएंगे, शायद आंसर की सबकी ना मिले पर क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। तो आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि इस डायरेक्शन में हमको जाना है, बहुत ज़्यादा भटकना नहीं है। तो ये तो लगभग हम लोगों की मेंस की हो गई बातचीत। इसमें किसी को डाउट हो तो मुझसे पूछ लो। और ऐसा मत बोलना कि ये भाई पथ भटक गया, अभी से पहली बार बोल रहा हूँ है ना कि शुरुआत में मेंस। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग अभी मेंस लिखे हैं? आप लिखे हैं, एक लिखे हैं। प्रीलिम्स कितने लोग दिए हैं? मेंस कितने लोगों को लिखना है इस बार वाला? आपको लिखना है। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने कम से कम एक बार 2 बार प्रीलिम्स दिया है? 3 बार? आप सीनियर है, ठीक है। 1 बार? और ऐसे लोग जिन्होंने एक भी बार नहीं दिया, इनकी संख्या ज़्यादा है। अब मुझे क्लियर हो गया ना कि मुझे कैसे बात करनी है, इसलिए पूछा मैंने अपनी सुविधा के लिए कि अब मुझे कैसे। मेंस में कुछ पूछ लीजिए, अगर आपको कहीं अगर हो रहा हो कि नहीं यहाँ क्या हम और कर सकते हैं तो आप थोड़ा मेंस का पूछ लीजिए, फिर मैं प्रीलिम्स में आता हूँ क्योंकि बहुमत प्रीलिम्स वालों का है। नहीं है डाउट कुछ? ठीक है, प्रीलिम्स पे आते हैं। आयोग ने एक फिक्स सिलेबस दिया है, 10 यूनिट है, और हर यूनिट में आप देखेंगे कि उसने छोटे छोटे पार्टीशन में तोड़ा हुआ है। एक फिक्स कहीं किसी यूनिट में आपको 10 पॉइंट मिलेंगे, किसी में 7 मिलेंगे, आई थिंक 8th यूनिट में आपको 5 पॉइंट मिलेंगे। तो वहाँ से एक जनरली जो मैं अंदाजा लगाता था कि अगर 5 पॉइंट दिए हैं तो लगभग हर पॉइंट में से 2-2 क्वेश्चन ये बनाएगा, तब जाके इसकी पूरी ये यूनिट की किसको 10 मार्क्स में डिवाइड करना है वो फुलफिल हो पाएगा। तो मैं क्या करता था, बहुत मतलब यहाँ जो मतलब मैंने देखा है, क्योंकि मैं भी लाइब्रेरी में बैठा हूँ और आप जैसे लोगों के साथ ही बैठा हूँ, मतलब ये तो मैं कल सामान्य से ये वरिष्ठ इधर हो गया हूँ, मतलब कल तक उसी लाइन में मैं था। मैंने देखा कि 1-2 क्वेश्चन के पीछे बच्चे बहुत मारामारी करते हैं कि 2 क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे तो अब ये किताब पढ़ूंगा मैं। ऐसा मत करिए आप। क्या गारंटी कि जो आप दूसरी किताब पढ़ रहे हो उससे भी आएगा? एक फिक्स सोर्स रखिए। जो मेरा सोर्स है वो मैं बता देता हूँ। मैंने सबसे पहले एक बार घटना चक्र पढ़ी थी जो ऑब्जेक्टिव आती है, देखी होगी लगभग आपने, इलाहाबाद प्रकाशन जो है, इलाहाबाद प्रकाशन सॉरी प्रयागराज प्रकाशन। तो एक बार मैंने वो लगाई थी 20 के प्रीलिम्स के पहले, एक बार बहुत अच्छे से लगा ली थी, उसके बाद उसकी ज़रूरत लगी नहीं। उसके बाद जो मेरा बेसिक सोर्स है वो है ल्यूसेंट की किताब, ब्लू वाली, देखी होगी आपने, सबके पास होगी। गीता है हमारी पीएससी की गीता, वही है। सारी नैया पार वही लगाती, लगभग आधा पेपर वही करवाएगी। उसके बाद एमपी का बचा, किसी भी कोचिंग के नोट्स उठा लीजिए। मैं आपको पर्सनल ऐसा नहीं बोलूँगा कि आप फलानी फलानी किताब ही लो या फलानी कोचिंग के ही नोट्स लो, कोई से भी एक उठा लीजिए, रिलायबल हो, जो ट्रेंड में चलती हो, कि ज़्यादातर बच्चे उस पर बिलीव करते हो, वो उठा लीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं कि आप 4 एमपी की किताब को 2-2 बार पढ़ें, उससे बेहतर है कि आप एक ही किताब को 8-10 बार पढ़ लो, आपका ऐसे ही काम बन जाएगा। मेरे एमपी के अमूमन क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं, क्योंकि मेरा फिक्स है, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि इस कोचिंग की नहीं है, वो किसी और ऑथर की है, पर मैं एक ही किताब पढ़ता था हर बार प्रीलिम्स के लिए। एक पढ़ना है, अच्छे से पढ़ लो उसको, जो नहीं समझ आया दूसरी बार और पढ़ो, तीसरी बार पढ़ो, चौथी बार पढ़ो। 3-4 बार के बाद आपको ये भी पता लगने लग जाएगा कि इसके बाद कौन सा टॉपिक आना है, उसमें मुझे कौन सा टॉपिक ऐसा है जो बहुत इजीली याद हो जाता है और ऐसा कौन सा है जो मुझे याद नहीं होता है। वहाँ से आपको ये चीज़ें भी क्लियर हो जाएगी कि आपको क्या ज़्यादा मतलब किस पे फोकस करना है और कौन सा आपको कम फोकस करना है। जो आता है उसको हम बार बार क्यों पढ़ेंगे, जो नहीं आता उस पर हम फोकस करेंगे। पर कोशिश करना है कि जो भी आप किताब ले रहे हैं उसको फिर आप बहुत अच्छे से पढ़ें। मैं आपको ऐसी बिल्कुल राय नहीं दे रहा हूँ कि आप एमपी के लिए हिस्ट्री के लिए दूसरी किताब उठा लीजिए, उसकी ज्योग्राफी के लिए अलग उठा लीजिए, उसकी पॉलिटी जो आती है 5-6 नंबर की उसके लिए अलग उठा लीजिए। बिल्कुल मैं ये राय नहीं दे रहा हूँ। कोई एक एमपी की किताब उठाइए जो प्रीलिम्स के लिए बनी हो, मेंस की नहीं पढ़नी उसके लिए। प्रीलिम्स की अपनी नीड है, मेंस की अपनी नीड है।
हाँ, मेंस अगर पढ़ा हो तो थोड़ा इजी हो जाता है, ये मैं मानता हूँ, क्योंकि मैंने पहले मेंस अच्छे से किया था, फिर प्रीलिम्स में मैं उतरा। तो मुझे ये पता है कि अगर आपने मेंस बहुत अच्छे से पढ़ा, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपको समस्या तो नहीं आती है प्रीलिम्स में। तो एक बार जो अगर आपने बहुत अच्छे से उसको पढ़ा है, आपको ये क्लियर हो जाता है कि कहाँ मुझे टफ पड़ेगा, क्या मुझे उसमें से पकड़ना है, क्या छोड़ना है। जो मुझे आता है, जैसे मैं अपना पर्सनली बताऊं, तो अगर मुझे 10 क्वेश्चन मिलेंगे ज्योग्राफी के, तो मेरा पक्का था कि मेरे 8 से 9 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। मैं उस टॉपिक को केवल एक दो बार पढ़ता था बहुत अच्छे से, और ये विश्वास था कि हाँ हो जाएगा। और ये विश्वास कहाँ से आया? क्योंकि पहले मैंने उसको 2-3 बार बहुत अच्छे से पढ़ा था, तब जाके ये विश्वास आया कि हाँ अब मैं कर लूंगा। अब किसी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, अब बहुत वो टफ आ जाए जो किसी से नहीं बन रहा, उसकी समस्या मुझे नहीं है। पर जो आम व्यक्ति बना रहा, आम परीक्षार्थी बना रहा, वो मुझसे बनना चाहिए, वरना मैं लिस्ट से बाहर, उस रेस से आप बाहर हो जाएंगे। और देखो सीधा सा कैलकुलेशन है, लगभग 75 से 80 नंबर के बीच हमारी कट ऑफ जाती है। 10 यूनिट है, हर यूनिट में अगर 8 नंबर आप नहीं लेके आ रहे हैं तो सीधे से आप बाहर हैं। 1 नंबर से कोई बाहर होगा, कोई 2 से होगा, कोई 3 नंबर से बाहर होगा। तो आप ऐसे मान के चलिए, मतलब मेरा ये था जियोग्राफी का कि मुझे वहाँ 9 नंबर लगभग मैं ले आऊँगा। एक सामान्य एस्पिरेंट की नज़र से देखो, अगर बहुत टफ आया तो फिर कोई नहीं ले पा रहा तो मैं भी लेके नहीं आ पाऊंगा। मतलब ऐसा कौन सा तीर मार दिया, ठीक है ना, वो किताब और भी बच्चे पढ़ रहे हैं। पर ये कि अगर सामान्य क्वेश्चन आया तो मैं वो गलत नहीं करूंगा। दूसरी चीज़ ये होती थी कि मेरा बहुत क्लियर था कि मैं 1 नंबर का एडवांटेज वहाँ ले लूँगा। मुझे जो 8 नंबर की हर यूनिट से फुलफिल करना है, 1 नंबर मैंने वहाँ से चुरा लिया। मुझे पता है कि मेरे से आईटी बनता नहीं, मेरा साइंस बहुत अच्छा है नहीं, तो 1-2 नंबर मैं वहाँ छोड़ देता था। ये कि अगर उसमें 7 भी आए, 8 भी आए तो चल जाएगा काम, एटलीस्ट मैं लिस्ट से तो बाहर नहीं होऊंगा। तो आप हर यूनिट को जो अगर ऐसे काउंट कर लेंगे ना कि यार यूनिट वाइज के मुझे कम से कम इसमें इतने मार्क्स आ जाने चाहिए, और हर टॉपिक पढ़ना है जो प्रीलिम्स के सिलेबस में लिखा है, एक भी पॉइंट आपको नहीं छोड़ना है। बहुत डीपली तो नहीं पढ़ना, पर सामान्य पढ़ना ही है। फिर प्रीलिम्स में मैं आता हूँ, 60 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 2 महीने जो पढ़ेगा वो भी बनाएगा, जो 2 साल से पढ़ रहा है वो भी बनाएगा। 70 वो बनाएगा जिसने थोड़ा अच्छे से पढ़ा हो, 80 तक वो बनाएगा जिसने रिवीजन बहुत अच्छे से किया और मेंस बहुत अच्छे से पढ़ा हो, और 90 वो बना देगा। 90 तो वैसे नहीं बनते हैं, मेरे आज तक नहीं बने। मेरी 83-84 ये पिछले 3-4 साल का यही है, इतने ही बनते हैं। तो कुल मिला के जो अगर आपको ये 80 वाली घाटी चढ़नी है ना, तो इसके लिए सीधा सा ये है, आपको कोई एक किताब पकड़िए, कोई सा भी पॉइंट मत छोड़िए। प्रीलिम्स के सिलेबस में जो भी लिखा है हर पॉइंट को अच्छे से पढ़ लीजिए। कोई एक किताब पकड़िए, एमपी के लिए एक पकड़ लीजिए, ल्यूसेंट पकड़ लीजिए, उसके बाद पीछे आपकी 10th यूनिट के लिए कोई एक किताब ले लीजिए। उसके लिए आप अलग अलग लेनी पड़ेगी, 10th की आपको अलग लेनी पड़ेगी, 9th की अलग लेनी पड़ेगी, 8th तो वो नई चीज़ें आती रहती है तो वो आपको लेनी पड़ेगी, और 7th की भी आपको अलग लेनी पड़ेगी। पर जो आपको कॉमन मिल जाएगा, आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी इधर कॉमन मिल जाएगी पहली, और आई थिंक तीसरी और 5वीं यूनिट का आधा पार्ट, है ना। और एक जो अगर आप एमपी की किताब लेंगे तो उसमें से आपको दूसरी यूनिट, चौथी यूनिट और छठी यूनिट का आधा पार्ट, तो 25-25 नंबर के 2 सेगमेंट आपके ये हो गए। उसके बाद अलग अलग आपको ये 4 से 5 किताबें लेनी पड़ेगी, 10th यूनिट की अलग है, 9th यूनिट की अलग लेनी पड़ेगी, तो ऐसे आपको लेनी पड़ेगी। बस कोशिश करिएगा कि आपके पास एक ही किताब हो, क्योंकि मार्केट में तो इतने प्रकार के, इतनी कोचिंग है, इतने सारे नोट्स छापने वाले हैं कि जिन्होंने शायद बहुत अच्छे से प्रीलिम्स ना दिया वो भी नोट्स निकालते हैं। जिनका ना हुआ हो उन्हें भी ये तो आइडिया है कि हाँ प्रीलिम्स में ये पूछते हैं, और वो पुराने जो पेपर आए हैं पीएससी को उनको बेस बनाकर कि हाँ हमें ये चीज़ लिखनी है या ये करनी है, तो वो लोग उस डायरेक्शन में दे देते हैं। उसके लिए आपको ये करना है कि एक तो बहुत अच्छे से सारे पॉइंट पढ़ना है, रिवीजन मल्टीपल टाइम्स करना है, और आप मॉक वगैरह तो लगाते ही होंगे ना, गोले तो भरते ही होंगे ना, उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लेना। क्योंकि वहाँ ऐसा होता है, जब मैंने पहली बार दिया था ऐसे ही उठ के चला गया था कि हाँ क्या है, गोले ही तो भरने हैं ना, 2 गोले में खुद गलत भर के आया था, वरना 74 स्कोर होता वो 72 हो गया था। अच्छा हुआ कि हालांकि मेरा तो जो कट ऑफ था उससे उस समय बहुत कम गया था, मैं ओबीसी कैंडिडेट हूँ, 66 गया था, तो मेरा ज़्यादा था उससे। पर मान लो कि अगर किसी कोई 1 नंबर से किसी का ज़्यादा हो, अगर वही गोला गलत भर गया आपका, तो आप ये तो प्रैक्टिस करते रहो, और टाइमिंग लगा के करनी कि हमें को 2 घंटे में कैसे भी करके करना है। हालांकि यहाँ भी पेपर ऐसे ही बनाते, कोई बहुत ज़्यादा ऐसा बड़ा नहीं बनाते कि आपको 2 घंटे में ना करें। बढ़िया लगभग आप 1.5 घंटे के समथिंग पेपर कर लेंगे, और उसके बाद अच्छे से आप देख लेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, और 2 से 3 राउंड आप कर लीजिए उसका, कि पहले राउंड में वो करना, मतलब आप ऐसे ही करते होंगे ना, मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप कैसे करते हैं जब आप प्रीलिम्स पेपर लगाते हैं, तो पहले वो कौन से क्वेश्चन आप पहले प्रिपेयर करते हैं कि जो इजी है, सेकंड नंबर पे 50-50 खेलते हैं, और थर्ड राउंड में
बिल्कुल तुक्का लगता है जहाँ अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो सेम यही होता है, और लगभग हर व्यक्ति यही करता है। सही ये है ही, सही स्ट्रेटजी है ही, कोई गलत नहीं। मतलब किसी का ये हो सकता है, कुछ लोग ऐसे आदी होते हैं कि हाँ पहले से लेके 100 तक ले जाना, लेकिन मैं मतलब मुझे पर्सनली बहुत अच्छी नहीं लगती वो ट्रिक, क्योंकि उसमें गलत होने का जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा होता है। पहले में आप लगाते होंगे तो लगभग 50-60 क्वेश्चन आप लगा लेते होंगे, दूसरे में आप लगाएंगे तो आपको 20 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जहाँ आपको 50-50 खेलना है। ठीक है, 50-50 खेले आप, 60 आपने पहले राउंड में लगा लिए, दूसरे में 50-50 खेले आप, मतलब आप आधे में क्वेश्चन मान के चल रहा हूँ, 50 का मतलब आधा ही होता है, 70 क्वेश्चन आप पहुंच गए। उसमें उधर आपको लगाने 20 तुक्के, 1/3 का रेशो अगर मैं लेके चलूँ तो 7 क्वेश्चन आपके सही बनेंगे। 77 मतलब वो 80 वाले की गाड़ी तो फिर अटक गई। तो इसके लिए आपको क्या स्ट्रॉन्ग करना है, अगर आपने रिवीजन किया ना तो आपको फिर 50-50 नहीं खेलेंगे आप, वहाँ या तो आप 70-30 खेलेंगे या 60-40 खेलेंगे, 50-50 तो एटलीस्ट नहीं खेलेंगे। कम से कम आप वहाँ जो अगर 20 क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो मेरा अनुमान है कि आप कम से कम 12-13 क्वेश्चन सही कर देंगे, और 12-13 कर दिए तो जोड़ लो वहाँ, जब 77 तक गाड़ी अटकी थी 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐड कर लो, आपकी 80 वाली गाड़ी पार हो गई। तो आपको, और ये 80 वाली गाड़ी कैसे पार होगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा मोक लगाएंगे और रिवीजन, मतलब जो मुझे सीखा है, मेरी ल्यूसेंट के साथ मैंने बहुत ज़्यादती की हुई है। एक ही ल्यूसेंट खरीदी थी, भैया ने देखी हुई है, वो बोलते कि राहुल इसे चेंज कर दे, मैंने कहा भैया चेंज करने का इशू नहीं है, 150 रुपये में नहीं ले आऊँगा, समस्या ये है कि इतना लिखूंगा कब, जो मैंने उसके हर पेज पे एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। कहीं से भी मुझे एक्स्ट्रा मिलता है किसी पेपर से, संविधान सभा के बारे में कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है तो वहीं छोटे छोटे अक्षर में मैं लिख लूँगा, ताकि मुझे संविधान सभा के लिए इसके अलावा दूसरी किताब न उठानी पड़े। कोशिश ये रहती है कि संविधान सभा के सारे जितने भी फैक्ट्स हैं वो यहाँ कवर हो जाए, एमपी की राज व्यवस्था के जितने भी फैक्ट हैं वो वहीं कवर हो जाए एमपी की किताब में। आईटी से जितने पुराने क्वेश्चन आए ऐसा कि जो हो सकता है कि आ जाए, ऐसे कुछ है फुल फॉर्म की पूछता ही हर साल आप देखेंगे आयोग लगभग 1 से 2 फुल फॉर्म आपको आईटी वाली यूनिट से मिलेंगे। तो हम गलत करते भी हैं, और किसी एक ही मतलब अगर 4 उसमें वो लिखा हुआ है तो कोई एक ही हमको नहीं याद होता है, 3 तो लगभग हम कर लेते कि हाँ यार इसका ये है, लास्ट वाला या बीच वाला हमको नहीं याद होता, तो मैं एक जगह लिख लेता था उनको। अगर आप ये कर लेंगे तो आपको अलग अलग भटकना नहीं पड़ेगा, जब आपका ये टाइम बचेगा और आपको फिक्स रहेगा कि मुझे यही पढ़ना है, मल्टीपल टाइम आप रिविजन करेंगे तो आपका प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। मैंने 6 बार दिया है, 6 बार हुआ है और धूमधाम से हुआ है, हर बार यूआर से हुआ है, जो मेरा एक्सपीरियंस है। तो करना यही है कि आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए। हम लोग ऐसा करते हैं ना कि अरे यार हिस्ट्री, अब वो एक तो ल्यूसेंट में समस्या है ना कि उन्होंने बहुत पास पास दे रखा है, तो हमारी एक तो वो इच्छा नहीं होती कि उसको पढ़ ले। उसके बाद ऐसा थोड़ा ऐसा है ना कि वो बहुत ज़्यादा मतलब अब जो नए नोट्स आने लगे, जैसे एमपी की किताब आप देखेंगे उन्होंने बहुत डायनामिक बना रखी है, कहीं मैप बना रखे हैं, कहीं खुद के फोटो बना रखे हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। गोवा गोवा प्लान भी आपको उसमें मिल जाएगा कि गोवा प्लान कैसे करना है, अच्छी किताब है, बुराई नहीं है उसमें, पर ये चीज़ आपको ल्यूसेंट में नहीं मिलेगी, इसलिए हमको अच्छी लगती नहीं है, क्योंकि हमको आदत है ऐसी किताब की जहाँ गोवा प्लान का भी ये बताया जाए कि भाई कैसे हम गोवा प्लान हमारा सक्सेस कर सके। ठीक है, बुराई उसमें भी नहीं है, पर अब ल्यूसेंट को आप नहीं अपडेट कर सकते ना, क्योंकि ल्यूसेंट आप केवल एमपी वालों की नहीं बनती है, वो बनती है पटना में, वो बनती है बिहार यूपी सब हम हिंदी पट्टी पूरे के लिए बनती है। और जो अगर हर किसी में वो फोटो डालेगा तो हो जाएगी 3 गुनी, हम लोग का ऐसे इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा कि यार इतनी बड़ी किताब कौन पढ़ेगा, फिर तो अलग अलग ही पढ़ लेते हैं हम। मेरा मानना ये है, अगर आपने एक बार अगर हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी और थोड़ा सा साइंस इसलिए बोल रहा हूँ, जो अगर आप देखेंगे तो अभी जो ट्रेंड है मतलब पीएससी का, लगभग अगर 4 क्वेश्चन आएंगे तो आपको 2 बायो के मिलेंगे, एक केमिस्ट्री का मिलेगा और एक फिजिक्स का मिलेगा। हो सकता है कई बार वो संस्थान भी पूछ लेता उसी में, कभी परिणाम पूछ लेता है, कभी इसकी राशि क्या होगी, तो ये सारी चीज़ें वो पूछ लेता है। तो आपको ये करना है कि मैं तो ल्यूसेंट से ही साइंस पढ़ता था, उसके अलावा कहीं नहीं गया, केवल पॉलिटी की, ज्योग्राफी की और हिस्ट्री की, 3 ऐसी थी जो घटना चक्र एक बार पढ़ी थी, क्लियर हो गया था कि हाँ इस डायरेक्शन में जाना। उसके बाद जो जो एक्स्ट्रा था अपनी ल्यूसेंट में उतार लिया, और मेरे पास एक ही किताब है इन तीनों का रिसोर्सेज। अगर 4 दिन बाद प्रीलिम्स हो तो भी मैं वही पढ़ूंगा, 4 महीने बाद हो तो भी पढ़ूंगा, 4 महीने बाद होगी तो मैं कम से कम उसको 5-7 बार रिवीजन कर लूंगा। सबसे बेस्ट यही है, मैं 4 किताबें क्यों खंगालूं जब मेरी एक किताब नीट पूरी कर रही है। और मैं फिर आपको कह रहा हूँ, आप कोई सी भी किताब पढ़ लीजिए, अगर हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई सी भी किताब आपके 10 क्वेश्चन की रिक्वायर फुलफिल नहीं करेगी। पीएससी हर बार आपको 2-4 क्वेश्चन ऐसे देंगे कि उन्हें भी नहीं पता होता है, कि उन्हें ही पता होता है, हम तो केवल तुक्के पे चलते हैं कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो ठीक है, इसका ए लगा दिया, अब ठीक है अब ये ज़्यादा लग गया इसमें बी लगा देते हैं, इसमें बी लगा दिया तो इसमें सी लगा देते हैं। तो आपको ऐसे क्वेश्चन सदा मिलेंगे कि कुछ एलिमिनेट करने रहेंगे और कुछ आपको बिल्कुल नए मिलेंगे। तो अब पता चला कि एक कोई हिस्ट्री का क्वेश्चन 2024 में
पीएससी ने पूछ लिया नया, अब हमको देना है 2024 में पूछ लिया और 2025 में भी पूछ लिया। अब हम क्या करते हैं कि नई किताब खरीद लेते हैं, उससे पढ़ेंगे। अब नई किताब वाले को पता है कि ये उसने कवर कर रखा है, क्योंकि उसने नई नई किताबें निकाली है, तो उसके उसमें सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं। अब नया बच्चा यही भ्रमित होता है कि यार उसमें तो सारे क्वेश्चन थे, ये जो 2022 में किताब आई थी इसमें कहाँ थे? अरे भाई 2022 वाले में 9 क्वेश्चन भी तो थे, एक ही नहीं था। अब 9 पे खेल जाते तो आपका उस यूनिट का वैसे ही टारगेट पूरा हो जाता। मतलब आप एक क्वेश्चन तो लीड में ही रहते हैं ना ओवरऑल। तो किताबें नहीं बदलनी है, जो भी किताब लो एक लो और उस पर थोड़ा सा विश्वास कर लो कि आएगा। पीएससी उसी से देता है, मोल्ड करके देता है, पर आता उसी से है। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूँ, और एक बार का, 2 बार का, 3 बार का नहीं, 6 बार का है। इसलिए थोड़ा सा विश्वास कर लेना कि बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना। हम प्रीलिम्स में समस्या यही है कि हम भाग रहे हैं कि इस टॉपिक के लिए एक अलग किताब ले ले, इस टॉपिक के लिए अगर हिस्ट्री में भी तो इसके लिए, मध्यकालीन के लिए पूरी ले ले। अरे नहीं, आप उठा के देख लेना। मैं तो आपको क्लियर बोल रहा हूँ, मध्यकालीन भारत के पुराने 5 साल के क्वेश्चंस उठा ले लेना, ल्यूसेंट को उठा लेना, या घटना चक्र आप देख लेना। मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन आपको बाहर मिलेंगे और सारे वहीं से मिलेंगे। पर ये कि हमारा तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट उसमें आता नहीं है, क्योंकि बहुत पास वर्ड दिए हैं। और फिर ये ना कि यहाँ कोचिंग में ऐसा सिस्टम होता है कि आपको हिस्ट्री के लिए वो पढ़ना है, ज्योग्राफी के लिए वो पढ़ना ही पड़ेगा, पॉलिटी के लिए वो पढ़ना है। ऐसा कुछ नहीं होता है। एक बार आप घटना चक्र लगा लीजिए, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको नहीं समस्या आएगी प्रीलिम्स में। और मैं तो एक नहीं 10 यूनिट के लिए मेरा यही फंडा है। हाँ, 8वीं यूनिट वही है ना, मतलब समसामयिकी की करंट अफेयर्स 8वीं यूनिट, उसके लिए आपको हर बार नया पढ़ना पड़ेगा। वो तो पढ़ना ही पड़ेगा, सब पढ़ते हैं। कोई सी भी एक बुक उठा लीजिए, एक एमपी के लिए और एक इंडिया के लिए। अब तो ऐसी किताबें आने लग गई कि एक में ही आपको इंडिया एमपी सब मिल जाएगा, ले लीजिए और पढ़ लीजिए। अलग अलग कोचिंग्स की क्लासेस चलती है, मतलब मैराथन होती है 2 घंटे की, देख लिया। आपको इंपॉर्टेंट जो भी करंट अफेयर्स की क्लासेस है वो कर लेंगे। एक बार इंडिया की करवा देंगे, एक बार एमपी में क्या क्या नया हुआ है, एक बार वर्ल्ड में क्या हुआ है, कौन से सैन्य अभ्यास हुए हैं, कौन कौन सी खेल प्रतियोगिताएं हुई है, या कहाँ कहाँ देश में तख्ता पलट हुआ है, कहाँ नई सरकारें बनी है। हो जाता है लगभग। ऐसी मैराथन आपको प्रीलिम्स के आसपास आपको 10 मिल जाएगी यूट्यूब पे। बस आप एक बार डालो कि हमको करंट अफेयर्स मैराथन देखनी है, किसी भी कोचिंग की देख लो, कोई फिक्स नहीं कि आपको उसी की देखनी है। जहाँ समझ आए वहाँ देख लो। आपको नंबर बढ़ाने हैं, कोचिंग का नाम नहीं देना कि हमको उसी कोचिंग से आया। आपको खुद का देखना है कि आप मेंस के लिए एलिजिबल हो रहे कि नहीं हो रहे हैं। तो मेरा तो यही फंडा है, 3 बार में पेपर करना है। पहली बार में वो जो 100% में श्योर हूँ, रात को 3 बजे भी अगर आके मुझसे कोई वो फैक्ट पूछेगा तो मैं बहुत अच्छे से बता दूंगा कि एमपी की संस्कार राजधानी कौन सी है। तो मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा कि जबलपुर में। मैं कंफ्यूज नहीं होऊंगा कि यार मैं इंदौर लगाऊं या भोपाल लगाऊं। मुझे बहुत क्लियर है कि एक प्रशासनिक राजधानी, एक आर्थिक है और एक संस्कार धानी है हमारी। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपको बहुत क्लियर होते हैं, और ये इससे 60 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, हर पेपर में मिलेंगे। अब कोचिंग का अलग होता है, कोचिंग वाले थोड़े इस मूड में होते हैं कि बच्चा 70 पार कैसे कर जाए। आयोग बता रहा है कि 70 पार नहीं करोगे तो हम एंट्री देंगे नहीं। 70 क्या हो तो 75 के बिना भी एंट्री नहीं दे रहा। कोचिंग वाले अड़े हुए कि आप 70 के, आप तो 65 पार करके बता दो। तो ठीक है, इनके भी लगाइए, पर उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अपना आधार बनाइए, क्योंकि ओवरऑल चीज़ें वहीं से होती है मैनेज। पहले बार में आपको 60 क्वेश्चन करने, दूसरे बार में 50-50 खेल लेना, 50-50 से बचना। रिवीजन कर लोगे तो 60-40 खेल लोगे, 70-30 खेल लोगे, वहां से 2-3 क्वेश्चन की लीड मिल जाएगी। और आखिरी में ऐसे ही होता है, लास्ट में तुक्के लगाने पड़ेंगे। 10 क्वेश्चन मैं भी लगाता हूँ, आप भी लगाएंगे, कितना भी पढ़ लो। जिन्होंने 5 बार फिल्म्स दिया वो भी लगाएगा, पहली बार वाला भी लगाएगा, जिसने 10 बार दे लिया वो भी लगाएगा। क्योंकि हर बार 5-7 क्वेश्चन आपको पीएससी आयोग ऐसा विचित्र टाइप के बताएगा जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। अब मैं उन 5-10 क्वेश्चन के चक्कर में अपने 90 क्वेश्चन को दाव पे नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है सिलेक्शन वहीं से होना है। आम बच्चा वहीं से सिलेक्शन लेता है। और जो एक बेसिक चीज़ जो मैंने सीखी है कि प्रीलिम्स कैसे निकाले, जो सब कंफ्यूज होते हैं, मेरा ये है कि जो सब सही कर रहे हैं वो आपका गलत नहीं होना चाहिए, तो आप रेस में रहेंगे। और सब सही कर रहे हैं इसका मतलब सब कौन सी किताब पढ़ रहे हैं? सब पढ़ते हैं बेसिक किताबें। अगर आप बहुत एडवांस पे जा रहे हैं तो फिर नुकसान तो होना ही है। ल्यूसेंट लगभग बच्चे पढ़ते हैं, आप देखेंगे कि तो प्रीलिम्स के समय लाइब्रेरी के, कोचिंग के हर डेस्क पे आपको नीली वाली किताब दिख जाएगी। उसी के साथ कोई करंट अफेयर्स की किताब दिख जाएगी। 7th 8th 9th यूनिट के लिए अलग अलग किताबें दिख जाएगी। वो किसी भी पब्लिशर्स की हो सकती है, किसी कोचिंग के नोट्स हो सकते हैं, किसी अपने हैंड रिटन नोट्स भी हो सकते हैं। उन पर विश्वास कर लेना। और ये है कि अगर आम व्यक्ति, अगर यहाँ अगर 50 बच्चे बैठे हैं, 50 में से अगर 40 बच्चे जो सही कर रहे हैं, अगर वो उन 10 बच्चों का गलत है, तो ये मान के चलो कि आप ऑलरेडी रेस से बाहर हो चुके हैं। आपको एटलीस्ट वो तो हिस्ट्री के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, एमपी के, आईटी के आपको बेसिक क्वेश्चंस तो आने ही चाहिए। अगर वो नहीं है आपका, कम से कम वो एक एक आपकी बुकलेट नहीं रेडी है, तो फिर आप ऐसे ही पिछड़ चुके हो। और अभी आप देख ही रहे होंगे, मतलब आप तो कुछ लोग इसमें प्रीलिम्स दिए हैं, कुछ लोगों को पहली बार देना है।
इतना आसान नहीं बचा है, जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। हालांकि आसान कभी भी नहीं रहा है प्रीलिम्स, पर देखेंगे आप जब 100 पोस्ट आती है वहाँ तो मारामारी होती है। और अब पिछले 3 साल का मैं बताऊँ तो 200 पोस्ट आई थी, 230, इस बार 110 थी। तो कल रिजल्ट आया शायद 100 या 102 पोस्ट का आया है, 8 वो 13% में चली गई। इसके बाद शायद 150 के समथिंग 158 पोस्ट 25 में है। तो आप देख लीजिए बिहार में 1200 पोस्ट आ रही है, वहाँ 100 एसडीएम बन रहे हैं, हमारे यहाँ 100 कुल अधिकारी बन रहे हैं। तो आप देख लीजिए प्रीलिम्स में कितनी मारामारी है। 3000 बच्चे लिखेंगे, वहाँ भी सबकी अपनी अपनी कैटेगरी फिक्स है, आपको उसी में क्वालिफाई करना है। और उसमें वो बच्चे भी बैठ रहे हैं जो डीएसपी बना है, अब उसको डीसी चाहिए तो वो भी बैठेगा। जो तहसीलदार है उसको डीसी डीएसपी चाहिए, वो भी बैठेगा। जो पहली बार वाला है वो भी बैठेगा। और कुछ हम जैसे बैठेंगे जो जिन्होंने 4 बार दिया है, 5 बार दिया, नहीं हो रहा तो वो भी बैठेंगे। तो हमको ये समझना है कि वो लोग क्या पढ़ रहे हैं, जो वो पढ़ रहे हैं वही, क्योंकि उनका भी तो हर बार हो रहा है ना, उन्हीं चीज़ों से हो रहा है। तो यही चीज़ें हैं। ठीक चल रहा है। अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैं बात करने के मूड में लगभग आ गया हूँ। शुरुआत में 10 मिनट इन्होंने बोला होगा किसे पकड़ ले आए हैं, बट मैंने इनको 2 बार यही बोला कि कल की तारीख में मैं उसी लाइन में था, ये तो आज इधर आ गया हूँ मैं, उस एक पीडीएफ की वजह से। कल तक मैं भी ऐसे संशय में था क्या होता है क्या, आज हो गया तो बोल रहा हूँ कि हाँ होता है। और आप लगे रहेंगे तो होता है। कोई मुझसे पूछता है कि भाई कैसे हो गया, तो भाई मैं सीधे से फंडा बताता हूँ कि रोज टूटा हूँ, रोज आ रहा हूँ, पर रुका नहीं हूँ। ये क्लियर था कि हाँ पहुँचना जरूर है। भैया का साथ था, हमारी पूरी ऐसी टीम है। मैंने बताया ना, जो आपको शुरुआत में बताया कि 2020 में हम कहीं लिखते थे, जो भैया का नाम लिया वही भैया है। धक्का देते रहते थे, भैया प्रीलिम्स में इतने मार्क्स है, प्रीलिम्स का रिजल्ट नहीं आ रहा। भैया से किसी दिन बात की, भैया बताते हैं राहुल ऐसा ही होता है, अगर आपको करना है, अगर यहाँ इस फील्ड में रहना है तो ठीक है, यहाँ चीज़ें आपको ऐसी मिलेगी, कभी हाई कोर्ट का चक्कर है, कभी आपको चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिखेगी ये। फिर किसी दिन मेंस के लिए परेशान हुआ, दीदी को फ़ोन लगाया। ऐसे आपके पास 2-4 अगर ऐसे लोग हैं जो आपको सुन सके और सही डायरेक्शन दे सके। सुनने वाले लोग मिल जाएंगे, लेकिन सही डायरेक्शन बताना, मैंने बताया ना आपको कि आपको अच्छे मेंटर्स, जो अगर मैं यहाँ पहुँचा हूँ, अगर 5 बार मैं इंटरव्यू क्लास तक पहुँचा हूँ, तो आप देखेंगे वहाँ इंटरव्यू हॉल तक पहुँचा हूँ, तो किसी एक बच्चे का पर्टिकुलर योगदान नहीं होता, उसमें उस टीचर का भी होता है, उसके उस सीनियर्स का भी होता है, उसमें उस दोस्त का भी होता है जिसने उसकी हेल्प की है, और उस माहौल का भी होता है जिसने उससे बोलना सिखाया, जिसने उससे लिखना सिखाया, जिसने उसमें वो कैपेसिटी दी कि वो प्रीलिम्स कैसे चलाए, मेंस की तैयारी कैसे करे और इंटरव्यू में बोलना कैसे सीखे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो एक तो ये है कि आपको मैंने प्रीलिम्स का बता दिया, मेंस का बता दिया, 2 चीज़ें ही मेन है। इंटरव्यू का तो सीनियर्स है ही, बहुत अच्छे से आपको बता देंगे। और मैंने अपना जो बताया था शुरुआत में, उज्जैन से, उज्जैन जिला है और 20 से लगे हुए हैं। यही है, मतलब हर बार नहीं हुआ, 20 का आज तक रिजल्ट आया नहीं है, भैया का 19 का, मतलब हम भुक्तभोगी उस चीज़ के, लेट लतीफ़ी के। पर अब क्या करें, अगर आपको आगे बढ़ना है तो ऐसे ही चीज़ें चलेगी। अगर यहाँ नहीं मिल रहा तो अगर या 2 चीज़ें, या तो घर लौट जाइए या आगे बढ़ जाइए। पीएससी हर साल नई नोटिफिकेशन तो दे रहा, कम से कम ये अच्छा है। मतलब व्यापम जैसा ये तो नहीं है कि आपको 7 साल बाद भी गारंटी नहीं है कि सब इंस्पेक्टर की भर्ती देखेगी। नहीं आई, अभी 8वां साल चल रहा है, अभी तक भर्ती, हाँ पेपर में डेली आ जाती कि हाँ 6 महीने में आएगी, पर ऐसा होता नहीं है। पर पीएससी का आपका ये है कि भले 100 पोस्ट मिलेगी, किसी साल 200 मिलेगी, किसी साल 400, पर आपको पोस्ट रेगुलर मिलेगी, आप लगे रहेंगे। और मैंने बताया ना, सबसे बड़ा कारण यही है कि मैं जब 2021-20 का नहीं दे पाया था मैं इंटरव्यू, उसके पहले मेरे 2021 और 2022 के प्रीलिम्स क्लियर हो चुके थे। देखो अभी 24 का रिजल्ट आ गया, 23 का नहीं आया है। कोई नहीं। शर्त एक ही कि लगे रहना पड़ेगा, छोड़ना नहीं है। और अगर छोड़ने का है तो फिर अभी मन बना लीजिए। मतलब मैं तो बहुत क्लियर कह रहा हूँ, अगर आप में से ऐसा लगता है किसी को कि नहीं हम 2 अटेम्प्ट बाद नहीं, 2 का टारगेट है तो ठीक है, पर यहाँ खड़े आने के बाद समझ आ रहा है ना कि बहुत आपको लंबा दौड़ना पड़ेगा। अब ये सोचे कि नहीं बस मैं इतने समय के लिए, ठीक है आप निकाल ले तो बेहतर है, पर कम से कम ये कि असमंजस की स्थिति में तो 2 ही काम कर लीजिए, या तो दृढ़ इच्छा शक्ति ले आइए या आज ही छोड़ दीजिए, क्योंकि ये टाइम आप और कहीं इन्वेस्ट करेंगे शायद वहां से बेहतर आउटपुट मिल सके। तो यही चीज़ है।